सुरेश एक मजदूर है और कांताबाई भी घरों में काम करने जाती है। दोनों बच्चे के लिए ही बच्चे को अकेले घर पर छोड़कर जाते हैं। वो घर के बाहर ही मिट्टी में खेलता रहता है। एक रोज अमित को बुखार आ गया। कांताबाई काम पर जाने के लिए निकल ही रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे अमित को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है तो अमित का बदन जल रहा होता है। अरे, मेरी बेटी को तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? लेकिन काम पर जाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो मेम साहब बहुत नाराज होंगी। मैं बच्चे को दवाई देकर काम पर चली जाऊंगी, लेकिन मेम साहब ने बोला था कि आज काम पर आना बहुत जरूरी है। एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। कांता मेम साहब को कॉल करती है। मेम साहब, मेरे बच्चे की तबीयत नासाज है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कांता, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमको काम नहीं करना है तो मना कर दो, लेकिन रोज रोज बहानेबाजी ना किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और नहीं करनी तो भी आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दूंगी। मेम साहब, हमें काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। कांताबाई बेटे के भूख के लिए ही बेटी को बुखार में तड़पता छोड़कर चली जाती है। कांताबाई काम पर जा चुकी है और तब मेम साहब उसके पास आती है। क्या सच में तेरे बेटे को कुछ हुआ है या तेरा छुट्टी का मन था? मेम साहब, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का बहाना नहीं बनाएगी। आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। नहीं नहीं कांता, आज किसी भी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे बेटे रवि को जुकाम है। आज मैं उसका ख्याल रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मेम साहब, आज मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन न जाने मेरे बेटे की क्या हालत हो रही होगी। बस बस, अब रोना बंद करो और कपड़े धोना शुरू करो। कांताबाई आंखों में आंसू, मन में मायूसी और चेहरे पर फिक्र की लकीरें लिए हुए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मेम साहब अपने बेटे रवि को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। 18 साल बाद अमित और रवि दोनों बड़े हो गए, लेकिन जब भी अमित की अम्मी कांताबाई घरों में काम करने जाती तो अमित को बहुत बुरा लगता था। इसीलिए अमित पढ़ाई के साथ साथ रात को एक क्लब रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगा। एक रात को रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब आया और उसने अमित को पहचान लिया। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी सर। बस कर यार, इतनी भी फॉर्मेलिटी मत कर, मैंने तुझे पहचान लिया है। जी? अरे तू हमारी कामवाली का बेटा ही तो है, जिसको वर्षों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम अच्छे से करती है, और बर्तन कपड़े फर्श तो ऐसे चमकाती है जैसे किसी नई दुल्हन का चेहरा चमकता हो। जी। चल कोई बात नहीं, अब तू वेटर बन गया है, लेकिन अगर तुझे कोई काम चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। आखिर तू मेरी नौकरानी का बेटा जो है। रवि अपने सभी दोस्तों के सामने अमित का खूब मजाक बनाता है, लेकिन अमित खामोश रहता है, क्योंकि रवि ने कुछ भी गलत नहीं बोला। नौकरानी के बेटे को नौकरानी का बेटा ही तो बोला है। अमित ऐसे ही अपनी नौकरी और स्टडी करता रहता है। रवि रोज रोज पार्टी करता है, शराब पीता है और पढ़ता नहीं है। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे अपने पास बिठाया और बात करने लगी। कांताबाई वही काम कर रही थी। रवि, ऐसे कब तक चलेगा? तुम क्यों अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे हो? ओहो अम्मी, आप फिर से शुरू हो गई। मैं अपनी स्टडी कर तो रहा हूँ। ऐसी कैसी स्टडी? तुम्हारे अंदर सारी बुरी आदतें आ गई हैं। अम्मी, यू नो, हम अमीर लोग हैं और ये सब शौक होते हैं। बराए मेहरबानी से ऐब न कहिए। रवि, तुम अपनी अम्मी से बात कर रहे हो? हाँ, इल्म है मुझे, इसीलिए तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी से इतनी इज्जत से बात नहीं करता। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना कारोबार करूँगा, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दो। वो देख, काम वाली का बेटा खुद काम करता है और पढ़ता भी है, अपनी अम्मी का भी कितना ख्याल रखता है। अम्मी, इतनी तो आपको खबर होनी चाहिए कि मैं किसी काम वाली की औलाद नहीं हूँ। अब ज्यादा देर न करो और पैसे दे दो। रवि अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेने लगा और दूसरी तरफ अमित और कड़ी मेहनत करने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमित ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया।
अमित ने अपना अच्छा घर बना लिया और अम्मी के लिए घर पर नौकर रख दिए। वहीं दूसरी तरफ रवि ने कोई कारोबार नहीं किया। रवि, तेरी कंपनी कहाँ है? मुझे तूने आज तक कुछ दिखाया क्यों नहीं? अम्मी, मुझे और पैसे चाहिए। मैं तुझे 50 लाख दे चुकी हूँ। अम्मी, जरूरत है, बैंक से कर्ज ले लो, नहीं तो पहले दिए गए पैसे भी बेकार चले जाएंगे। अम्मी एक काम करते हैं, घर पर कर्ज ले लेते हैं। रवि की अम्मी उसकी बातों में आ जाती है और घर पर लोन लेकर सारे पैसे रवि को दे देती है। कुछ रोज बाद रवि की अम्मी को पता चलता है कि रवि सट्टा खेलता है और उसने सब कुछ सट्टे में तबाह कर दिया। और अमित की अपनी एक कंपनी है। उसको अपनी पुरानी बात याद करके बहुत अफसोस होता है। कांताबाई अपने बेटे के साथ रवि के घर आती है। मेम साहब, मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे हालात बदल दिए। लेकिन मेम साहब, ये कहना है कि भगवान किसी को गुरूर ना कराए, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कांताबाई अपने बेटे के साथ कार में वापस चली जाती है और रवि और उसकी वालिदा की आंखें लज्जा से झुक जाती है। पूरे मुल्क में माइक नामी एक बच्चा एक सरकारी यतीम खाने में रहता था। यतीम खाने की नाज़मा मोहतरमा जूली एक जालिम और संगदिल खातून थी। सारे बच्चे कतार में खड़े हो जाएं। अगर किसी ने शोर किया या खाना हासिल करने की जल्दी की तो इस चम्मच से ही मारूंगी। जूली यतीम खाने में रहने वाले बच्चों और बच्चियों को सिर्फ 1 चम्मच दाल और 2 अदद रोटियां देती थी। खौफ की वजह से कोई भी ज्यादा दाल या रोटी मांगने की गुस्ताखी नहीं करता था। एक रोज जब माइक अपनी दाल की प्याली लेकर अपनी मेज पर जा रहा था तो प्याली उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सारी दाल जमीन पर बिखर गई। माइक खाली प्याली लेकर दोबारा जूली के पास पहुंचा। खाला जान, मेरी दाल गिर गई, मेहरबानी करके मुझे दोबारा दाल दे दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने दाल गिराकर बर्बाद कर दी और फिर से दाल मांगने आ गए। तुमको किसी भी हालत में दाल नहीं मिलेगी, लेकिन फर्श गंदा करने की सजा जरूर मिलेगी। रात में जब खौफनाक हवाएं चल रही थी और बर्फ गिर रही थी तो नाज़मा जूली ने माइक को यतीम खाने के बाहर खुले में छोड़ दिया। एक रात जब ठंड में कांपोगे तो दाल गिराना भूल जाओगे। इतना बोलते हुए जूली ने दरवाजा बंद कर दिया। माइक खौफनाक सर्दी से कांपने लगा। जब अनाथालय में माइक की दोस्त मारिया ने खिड़की से देखा कि माइक को बाहर खड़े होने की सजा दी गई है तो वो खामोशी से एक कंबल माइक को देने यतीम खाने से बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, यतीम खाने की नाज़मा जूली ने उसे देख लिया। अच्छा, तो तुम बहुत रहमदिल और सखावत पसंद बन रही हो। अंदर चलो, अब से 3 दिन तक तुम्हें खाना नसीब नहीं होगा। बेचारी मारिया माइक की कोई मदद नहीं कर सकी। माइक सड़क पर भटकते हुए इधर उधर चहलकदमी करता रहा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक कुत्ता कुछ खींच रहा है। माइक ने कुत्ते को हटाकर एक पत्थर से जमीन को थोड़ा खोदा तो उसे जमीन की गहराई में एक रजाई मिल गई। इससे काम हो जाना चाहिए। माइक एक पुल के नीचे रजाई ओढ़कर सो गया और कुत्ते को भी खुद की रजाई में सुला लिया। माइक को गर्म रजाई में बेहतरीन नींद आई। सुबह जब वो जगा तो नाज़मा जूली उसके सामने खड़ी थी। बहुत आराम फरमा लिया, चलो यतीम खाने में चलो। जूली ने माइक से उसकी रजाई छीन ली। रजाई तो बहुत लाजवाब है, ये इस नामखूल को कहां से मिल गई? उस रात नाज़मा माइक की रजाई खुद ओढ़कर सो गई। उसे एक ख्वाब आया कि कुत्ते ने उसकी टांग में काट लिया है। जूली की आंख खुल गई। कितना वाहियात ख्वाब था। या अल्लाह, 8 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जूली जैसे ही कमरे के बाहर गई, एक कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास आया और जूली के पाँव में काट लिया।
जूली को डॉक्टर के पास जाकर सुई लगवानी पड़ी। एक तो इतना वाहियात ख्वाब आया और हद तो ये है कि वो सच हो गया। जूली अगली रात फिर वही रजाई ओढ़कर सोई। उसे ख्वाब आया कि वो पहले माले के जीने से नीचे गिर गई है। जूली की आंख खुल गई। आज मैं फिर देरी से सोकर उठी हूँ और मैंने फिर एक वाहियात ख्वाब देखा है। जूली उस दिन बहुत से जीने चढ़ी और उतरी, लेकिन शाम को जब वो पहले माले पर किताबों को साफ कर रही थी तो नीचे उसकी बहुत पुरानी दोस्त मिलने आ गई। जूली खुशी खुशी नीचे उतरी और जीने से उसका पाँव फिसल गया। इस बार जूली की पेशानी पर चोट आई। जूली की दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। तुम्हारे पाँव में भी पट्टी बंधी है और अब सर पर भी, क्या बात है? पता नहीं, पिछले 2 दिन में 2 वाहियात ख्वाब आए और दोनों ही कबूल हो गए। पिछले 2 दिन में? अब याद करो कि क्या तुमने नया काम किया है। नया काम? नया काम तो नहीं किया। हाँ, याद आया, मैंने एक रजाई ओढ़ना शुरू किया है जिसे मैंने यतीम खाने के एक लड़के से छीना था। आज उस रजाई को तुम मुझे दे देना, मैं ओढ़कर देखती हूँ। जूली की दोस्त ने वो रजाई ओढ़ी। उसने ख्वाब देखा कि उसकी नाक सूजकर मोटी हो गई है। अगले रोज जब वो नाश्ते के लिए जा रही थी तो बाहर से आई एक मक्खी ने उसे नाक पर काट लिया और उसकी नाक सूजकर बिल्कुल वैसी ही मोटी हो गई जैसे उसने ख्वाब में देखा था। इस रजाई को ओढ़कर जो भी ख्वाब आता है वो सच हो जाता है। इस रजाई की वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। जूली ने उस दिन माइक की आम दिनों वाली रजाई छीन ली और उसे वही जादुई रजाई पकड़ा दी। ये पकड़ो अपनी रजाई, अभी इसे ही ओढ़कर सोना। माइक वो रजाई पाकर बेहद खुश हुआ। रात में माइक ने ख्वाब देखा कि यतीम खाने के सारे बच्चे आइसक्रीम और पेस्ट्री खा रहे हैं। माइक की आँख खुल गई। कितना अच्छा ख्वाब था। कितने सालों से हमने आइसक्रीम और पेस्ट्री की शक्ल भी नहीं देखी। काश ये ख्वाब सच हो जाता। उस दिन यतीम खाने में बाहर से एक रईस जोड़ा आया और उसने यतीम खाने के सभी बच्चों को आइसक्रीम और पेस्ट्री खिलाई। ये तो कमाल हो गया। मैंने जो ख्वाब देखा वो सच में सच हो गया। कहीं ये वो रजाई की वजह से तो नहीं हुआ? माइक ने सारी बात अपनी दोस्त मारिया को बताई। ये कैसे मुमकिन है? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये दुरुस्त है तो ठीक है। कल ये रजाई मैं ओढ़कर देखूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं ख्वाब में देखूं कि नाज़मा जूली यतीम खाना छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई रहमदिल और मोहब्बत से भरी हुई नाज़मा आ गई है। नाज़मा जूली पीछे खड़ी होकर माइक और मारिया की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो तुम दोनों इस रजाई के जरिए ख्वाब देखकर मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा होने ही नहीं दूंगी। नाज़मा ने माइक से जादुई रजाई छीन ली और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजाई न चाकू से फटी और न कैंची से कटी। या अल्लाह, ये रजाई तो किसी भी जरिए से फट नहीं रही है। चलो इसको मैं कचरे वाले को दे देती हूँ। माइक और मारिया छुपकर नाज़मा की बातें सुन रहे थे। अगले दिन रजाई जूली ने कचरा वाले को दे दी। जब नाज़मा यतीम खाना वापस लौट के गई तो माइक और मारिया छुपकर कचरे वाले के पास आ गए। मारिया ने अपनी पेस्ट्रीज और आइसक्रीम बचा कर रखी थी। उसने कचरे वाले से कहा, सुनिए जनाब, आप ये पेस्ट्रीज और आइसक्रीम ले लीजिए, मगर ये रजाई हमें दे दीजिए जो आपको नाज़मा देकर गई हैं। कचरे वाले ने उन्हें रजाई दे दी। मारिया, ज्यादातर हमें उस चीज का ख्वाब आता है जो हम सोने से पहले लगातार सोचते हैं। मारिया, तुम्हें सोने से पहले लगातार ये सोचना होगा कि मैनेजर जूली यतीम खाने को छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई रहमदिल नाज़मा आ गई है। मारिया सोने से पहले लगातार यही ख्वाब देखती रही। आखिरकार उसे वही ख्वाब आया कि नाज़मा जूली यतीम खाने से चली गई हैं।
और उसकी जगह कोई नई नाज़मा आ गई है। अगले दिन यतीम खाने में एक सरकारी मुलाजिम आया। मैनेजर जूली, आपकी मियाद खत्म हो चुकी है, अब आप फारिग हो चुकी हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी 40 बरस की ही हूँ। सरकार ने तौर तरीके में बदलाव किया है, अब आपको फारिग होना ही पड़ेगा। नाज़मा जूली यतीम खाना छोड़कर चली जाती है और जो नई नाज़मा आती है वो बहुत मोहब्बती और रहमदिल थी। इस तरह जादुई रजाई के जरिए यतीम खाने के बच्चों को नई जिंदगी मिल गई।